अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ कनाडा से मैं हूं आपकी होस्ट कौसर। प्रोग्राम वॉइस ऑफ कनाडा विद कौसर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्क की मईशत, डॉलर के उतार चढ़ाव। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी तारुफ के मोहताज नहीं, CEO हैं सेविंग होम के, एडवानी फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, चैरिटीज़ करते रहते हैं। अगर ये लोग आगे ना बढ़े तो शायद हमारे मुल्क में गरीबों का कोई पुरसान हाल ही ना हो। आइए नाज़रीन, मिलवाती हूँ मैं अपने मेहमान खुसूसी से इकबाल साहब। इकबाल एडवानी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। और पहले तो मैं आपका थैंक्स अदा करूंगा, आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। इकबाल साहब, मेरा आपसे पहला सवाल है कि किसी भी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की जो हैसियत है वो उस मुल्क की मईशत होती है। हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी इतनी कमज़ोर क्यों है? हम सब जिम्मेदार हैं किसी एक गवर्नमेंट के ऊपर या किसी एक ये वक्त पे हम कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकते। आवाम भी जिम्मेदार है, गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है, और जो डिक्टेटरशिप है वो सब यहाँ जिम्मेदार है। हमने कभी इस पर तवज्जो नहीं दी। हॉनेस्टी हमारे मुल्क में है ही नहीं, तो इस वजह से ट्रस्ट नहीं बना। तो हमने कभी इकनॉमिकली हालात पे तवज्जो नहीं दी, और हर वक्त लड़ते रहते हैं ना हम लोग। जब से हम लोग 1947 से आज़ाद हुए हैं, जंगें ही करते रहते हैं, दुनिया से लड़ते रहते हैं हर किसी से। जब आप लड़ाई करते रहोगे, जंग करते रहोगे, तो फिर आपकी इकनॉमिकली तो आप ख़त्म हो जाओगे। तो हम सब से जब से आज़ाद हुए हैं तब से हमने लड़ाई पे ज़्यादा तवज्जो दी है, तो उसका रिज़ल्ट यही आएगा जो आपको नज़र आ रहा है। इकबाल साहब, किसी भी मुल्क की तरक्की में ताजिरों का क्या किरदार होता है? हमारे मुल्क के ताजिरों ने इस वक्त मुल्क को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है, क्या वजह है इसकी? नहीं, ताजिरों ने अकेला नहीं छोड़ा, ये आपको गलत फहमी है। ताजिरों की जो डिमांड है उसको पूरा नहीं किया जा रहा। मेरा मकसद कहने का ये है कि हर महीने एक मीटिंग होनी चाहिए बिज़नेस कम्युनिटी के साथ, और फिर उनकी जो सिफारिशात हों, उनके पास जो सजेशन हो, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ताजिरों की तो बात सुनी ही नहीं जाती। जब आप ताजिरों की बात नहीं सुनेंगे तो मायूस हो जाएंगे, तो फिर वो आपके मुल्क से भी दूर चले जाएंगे। तो सबसे पहली जो तवज्जो होनी चाहिए गवर्नमेंट की, तो सबसे पहले डॉलर को कवर कर लें, यानी डॉलर को कंट्रोल कर लें। एक प्राइस पे तो ले आएँ तो बाहर से इन्वेस्टर आएगा। अगर कोई भी इंसान बाहर से इन्वेस्ट करने आ रहा है, उसको यही नहीं पता वो $8 ट्रांसफ़र कर रहा है और 1 साल बाद उसका डॉलर का क्या रेट हो जाएगा, तो वो कैसे काम करेगा? जब तक डॉलर की प्राइस को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, इससे पहले इन्वेस्टर कोई नहीं आएगा। यहाँ के लोकल बिजनेसमैन भी चले जाएंगे, कोई बिजनेस नहीं करेगा। इकबाल साहब, चैरिटी के हवाले से आपने बहुत काम किया भी और अभी भी कर रहे हैं। मुफ्त कैंप लगाते हैं, आप हेल्थ के हवाले से हमेशा आप आगे आगे रहते हैं। थोड़ा सा बताएंगे हमारे नाजरीन को, आप ये काम कब से कर रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में आपका लाहे अमल क्या होगा? देखिए, मेरा डिपेंड सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं है बिज़नेस का। तो जिनका डिपेंड खाली पाकिस्तान पे होगा, उनको तो 100 अंडरस्टूड है कि उनको काफ़ी प्रॉब्लम आई होगी। मेरा डिपेंड पाकिस्तान पे नहीं है। मेरा तो यहाँ 10-15% बिजनेस है, बाकी सब बाहर। बाकी कहाँ है, थोड़ा सा बताएंगे हमारे नाजरीन को? मेरा UAE में बिजनेस है, अफ्रीका में है मेरा, सऊदी अरब है, ओमान में है, चाइना में है। तो मेरा बिजनेस तो तकरीबन 6 मुल्कों में है। तो यहाँ पर इतना बिजनेस नहीं है, तो मुझे तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। 3 साल से मैं मेडिकल कैंप लगा रहा हूँ, फ्री मेडिकल कैंप, जिसमें हम मुफ्त दवाइयाँ देते हैं, डॉक्टर के चेकअप वगैरह होते हैं। और इसमें हमारे साथ हासवानी भी ताउन करते हैं, जो आँखों के ऑपरेशन है, आँखों के जितने अमराज हैं उनका इलाज वो करते हैं फ्री में। तो इस तरह के हम लोग दूर दराज इलाके में, पाकिस्तान में, कराची में, और कराची के बाद बलूचिस्तान हो गया, सिंध के काफ़ी इलाके हो गए, जहाँ हम फ्री मेडिकल कैंप लगाते हैं, जिसमें हम मेडिसिन फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डॉक्टर के चेकअप वगैरह, ये जिसमें हमारे साथ आसमानी ताउन करते हैं जो आँखों के हवाले से। तो काफ़ी बड़े बड़े हमने मेडिकल कैंप लगाए हैं पूरे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में लगाए, सिंध में लगाए, और काफ़ी जगहों पे मैंने नोट किया यहाँ पाकिस्तान के हवाले से, सिंध और बलूचिस्तान के हवाले से, कितने बच्चों की खतनाएँ नहीं हुई, बेहिसाब बच्चों की खतना नहीं हुई। हमने उनकी खतनाएँ करवाई हैं वहाँ पर, और ये बहुत बड़ा काम है। एक मुसलमान के हवाले से अगर सोचा जाए तो एक बहुत बड़ी नेकी है। तो आपको मैं एग्ज़ाम्पल देता रहा हूँ कि 16-16 साल, 14-14 साल के बच्चों की खतरा नहीं हुई जो हमने करवाई है। तो पाकिस्तान में ऐसे बहुत हालात ख़राब हैं, और बाकी इदारे भी बहुत काम कर रहे हैं। मैंने फ़िलहाल यही चॉइस किया है कि मेडिकल में जितना सपोर्ट कर सकूं, यानी सेहत के हवाले से। देखिए, सेहत एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास है तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर लोग ऐसे हैं जिनके पास मेडिसिन लेने के पैसे ही नहीं हैं, बल्कि आप यूँ समझे, जहाँ जिस मुल्क में लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं तो मेडिसिन कहाँ से लेंगे। तो इतने सारे मैंने देख लिए, इतनी बीमारियाँ हैं, लेकिन वो इलाज नहीं करवा पा रहे, डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। यहाँ तक कि कितने इलाके तो ऐसे में, कराची के आपको बताऊँ, जहाँ हमने मेडिकल कैंप लगाए, वहाँ एम्बुलेंस ही नहीं जा सकती। वहाँ के लोगों ने मुझे स्टेटमेंट दिया कि यहाँ से एम्बुलेंस का रास्ता, अगर हमारा कोई मरीज़ कोई बीमार हो जाता है
तो हमको यहाँ से अगर एम्बुलेंस चाहिए तो हम जितना हमको यहाँ से तकरीबन आधा घंटे तक का रास्ते के बाद तो हम वहाँ पहुँचते हैं जहाँ से एम्बुलेंस मिलती है। उसी दौरान कितने लोगों का इंतकाल हो जाता है। तो इतने बुरे हाल हैं। तो मैंने पहले तो यही चॉइस किया है कि मेडिसन के हवाले से, सेहत के हवाले से, यानी इस पर काम करना चाहिए और इसके बाद एजुकेशन पे भी मैं काम करूँगा। ये दो चीज़ें, एजुकेशन और हेल्थ, ये मतलब बहुत बेसिक चीज़ें हैं। तो काफ़ी हमने हेल्थ के हवाले से तो काफ़ी काम किया है। इन फ्यूचर में हम लोग एजुकेशन के हवाले से काम करेंगे, बल्कि कर भी रहे हैं। आपको पता है कितने बच्चे, कितने लोग हैं जो अपने बच्चों की फ़ीस नहीं भर सकते, स्कूल का कोर्स नहीं दिला सकते, यूनिफॉर्म नहीं दिला सकते। इस पर भी मेरी टीम अडवाणी फाउंडेशन काम कर रही है। तो ये दो चीज़ों पे तो हम काम कर रहे हैं और मुझे लगता है जितना भी काम करें कम है, क्योंकि इस मुल्क के जो हालात हैं, ना बच्चे को पढ़ा कर सकते हैं माँ बाप, ना दवाइयाँ ले सकते हैं खुद के लिए, ना अपनी फैमिली के लिए। तो इस पे हम लोग काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा हमने, मुझे लगता है मेरी टीम काफ़ी सीख गई है और मुझे काफ़ी सपोर्ट भी मिला है मेरी टीम का। फिज़िकली, फाइनेंशियली मुझे किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, फिज़िकली मुझे लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया मेरे कैंप में आके, यानी खुद वर्किंग की और बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छे तरीके से जा रहा है। तो इकबाल साहब, डॉलर की ज़खायर बढ़ाने के लिए क्या इक़दाम किए जाने चाहिए? देखिए, डॉलर को आपको अगर बढ़ाना है तो उसके लिए सबसे पहले तो आप अपने अखराजात कम करेंगे। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे अखराजात ज़्यादा, इनकम हमारी है नहीं। अभी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं। लास्ट गवर्नमेंट आई थी हमारी, कितने बुरे हालात थे, खुद बोल रहे थे बहुत बुरे हालात थे। इनकी कैबिनेट देखी थी, कितने थे? 90 लोग थे। उनके पेट्रोल, इनका ये खर्चा, उनका ये खर्चा। हमारे अखराजात, गवर्नमेंट जो भी आती है अपने अखराजात बहुत ज़्यादा करती है, जिसकी वजह से हम डाउन हो जाते हैं। इससे अलावा हमारी एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है। तो जब एक्सपोर्ट कम होगी, इंपोर्ट ज़्यादा होगी, और पाकिस्तान डिपेंड इंपोर्ट पे ज़्यादा करता है। तब एक्सपोर्ट कम होगी, इंपोर्ट ज़्यादा होगी, तो सीधी बात है आपका डॉलर, आपकी करेंसी डीवैल्यू होती रहेगी। हमारे पास कोई इनकम नहीं है, एक अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, गवर्नमेंट के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, हर मिनिस्टर के खर्चे, हर चीज़। मुझे तो समझ तो सर, आप क्या इस प्रोग्राम के जरिए मैं एक बात आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि गवर्नमेंट के वो लोग जो इस वक्त बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे हुए हैं, वो तो ऑलरेडी इतना कुछ कमा रहे हैं, उनकी सैलरीज इतनी ज़्यादा है, उनको और ज़्यादा उनको फैसिलिटीज़ दी जाती है, उनको पेट्रोल, बिजली, ये सब उनको फ्री मिल रहा है। तो इसकी रोकथाम होनी चाहिए, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इनको कोई चीज़ फ्री नहीं देनी चाहिए। जब एक आम आदमी को आप इलेक्ट्रिक फ्री नहीं दे रहे तो इनको क्यों फ्री दी जा रही है? इनकी सैलरी भी कंट्रोल करें। बल्कि मुझे तो, मेरी तो समझ में नहीं आता, इनको ज़रूरत भी नहीं है, ना इनको सैलरी की ज़रूरत है, ना इतना खा लिया है हमारे मुल्क से, इतना बना लिया कि अब बैठ के काम बड़ा, यहाँ से इनकी इनकम इतनी ज़्यादा है कि ये खुद भी अगर बोल रहे हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, तो मुझे लगता है इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पेट ही नहीं भर रहा ना सर इनका। लेकिन जिनको फ़र्क पड़ सकता है इलेक्ट्रिक का, जिनको पेट्रोल का, उनके साथ ताउन नहीं किया जा रहा, और जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनके पास इतना पैसा है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो पाकिस्तान से इतना कमा लिया है, अगर वो खुद ही रज़ाकाराना तौर पे कह दे कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तब भी उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। बल्कि मैं तो कहूँगा जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, जितने मिनिस्टर हैं, जितने गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, जितनी इनकी कैबिनेट है, उनकी टोटल मराद बंद कर देनी चाहिए। जो मुल्क के हालात चल रहे हैं उसके लिए ये स्टेप इनको लेना चाहिए। पेट्रोल वेट्रोल जो भी इनको दिया जा रहा है वो सब बंद कर देना चाहिए। मुझे लगता है ज़्यादा, इतनी सारी गाड़ियाँ इनको दी जा रही हैं, क्यों दी जा रही है? काम तो कुछ हो नहीं रहा, मुल्क हर आने वाला दिन मुल्क को तबाही की तरफ जा रहे हैं। जब आपका मुल्क तबाह हो रहा है, ये तो कुर्बानी, तो आप कुछ तो कुर्बानी दे, और मुझे लगता है केयर टेकर गवर्नमेंट इस पर ध्यान देगी और इनकी सब मराद को बंद कर देगी। इकबाल साहब, के इलेक्ट्रिक का जो माफिया है वो बहुत बेलगाम है, क्या कहेंगे? कौन कर रहा है इनकी सरपरस्ती? क्यों इतनी ये बेलगाम है कि आवाम बिल्कुल रोडों पे, सड़कों पे एहतजाज की शक्ल में बाहर आ गई है? देखिए, आपको पता है, मैंने अभी आपको कहा माफिया कंट्रोल कर रहे हैं सबको, कि हर किसी की अपनी इनकम है, अपनी यानी इंटरेस्ट है यहाँ पर। अगर आवाम के इंटरेस्ट के बारे में सोचा जाता तो पाकिस्तान इस हाल में पहुँचता ही नहीं। कोई अपने आवाम के इंटरेस्ट के लिए सोचता नहीं है, अपनी जेब भर रहे हैं, और यही प्रॉब्लम है। जब तक इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं। जो एक्स्ट्रा टैक्स लगे हुए हैं उनको ख़त्म कर दे तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि जहाँ चोरी हो रही है, इलेक्ट्रिक के बिल नहीं दिए जा रहे, या इलेक्ट्रिक चोरी हो रही है, तो इसको रोकना तो गवर्नमेंट का काम है ना, आम आदमी का तो नहीं है ना। गवर्नमेंट अपनी नाकामी जो कर नहीं पाती, यानी जिसको कंट्रोल नहीं कर पा रही, वो आवाम पे बोझ डाल रही है, तो ये एक नाइंसाफ़ी है। उनको अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। जहाँ इलेक्ट्रिक चोरी हो रही है उनको कंट्रोल करें, बाकी सारे लोगों के ऊपर ये टैक्स डालना मेरी समझ से बाहर है। ये सबसे बड़ा जुल्म है, और जो कर रहे हैं, लेकिन ये जुल्म कब तक चलेगा, जो तो मुझे तो लगता है कि लोग रोड पे आ गए हैं, बिल्कुल आ गए, तो रिएक्शन इस तरह अगर आएगा। और सबसे पहले तो ताजिर बिरादरी ने आवाज़ उठाई है और उन्होंने एहतजाज और धरने वगैरह किए, बल्कि हमारे जो
ताजर बिरादरी के शर्जील साहब हैं, वो उन्होंने भी आवाज़ उठाई है। लेकिन मैं समझती हूँ जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, थोड़ा सा वो तरीका उनका गलत है, अदरवाइज वो आवाम के लिए बाहर निकले। लेकिन एक नहीं, ये पूरी आवाम को बाहर आना पड़ेगा, मैं ये समझती हूँ। देखिए, तरीका गलत और सही का फैसला कब इंसान करता है? जब उसका दिमाग कंट्रोल में हो। जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जिस तरह के इलेक्ट्रिक के बिल आ रहे हैं, तो आउट ऑफ कंट्रोल हर आदमी हो जाता है। किसी को पता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए। इन हालात में मुझे लगता है इसी तरह के रिएक्शन आएंगे, तो कोई भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे भी ख़राब रिएक्शन आ सकते हैं और आएंगे, क्योंकि जिस तरह से हालात है, अब मरता क्या नहीं करता, किसी के पास कुछ बचा ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? तो ये तो चीज़ें मुझे लगता है कि जब तक आपने इस पर कंट्रोल नहीं किया, ये नाइंसाफ़ी ख़त्म नहीं की, तो मुझे लगता है एहतिजाज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और वो बहुत शिद्दत भी इख्तियार कर सकता है। इकबाल साहब, क्या कहेंगे, आपकी आईटी की सनत मईशत की तरक्की में किरदार अदा कर सकती है, सहारा दे सकती है उसको? काफ़ी देखें, एग्रीकल्चर भी सहारा दे सकती है, आईटी की सनत भी दे सकती है, और हमारा मेन पावर भी काफ़ी यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। हमको काफ़ी सपोर्ट मिल सकते हैं, बस शर्त ये है कि हमारी नीयत हो काम करने की। मिल सकता है और ले नहीं रहे हम सपोर्ट। हमारे यहाँ माफिया हैं, हर चीज़ में कंट्रोल कर रहे हैं। इतने काम यहाँ हो सकते हैं कि जो बाहर से आते हैं उनको इंडस्ट्री यहाँ लगाने नहीं दी जाती। पब्लिक, आपको आम लोगों को यही कहा जाता है कि फ़ॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहा है फ़ॉरेन इन्वेस्टर। अभी जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, जो काफ़ी अच्छे स्टेप लिए हैं इन्होंने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो जनरल आसिम मुनीर, वन विंडो पॉलिसी की है। अगर इस पे इम्प्लीमेंट हो जाए तो मुझे लगता है काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, काफ़ी अच्छे हालात हो जाएंगे। वन विंडो पॉलिसी अगर इनको कंटिन्यू कर लें, इस पर इम्प्लीमेंट करें। मैं खुद जानता हूँ, मेरे साथ मेरी मीटिंगें हो चुकी है बाहर, कितने लोग पाकिस्तान में इंटरेस्टेड है, यहाँ काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको काम करने नहीं दिया जाता। माफिया का इतना कंट्रोल है कि कोई भी आता है, कुछ अरसे बाद चला जाता है, उसको इतना, यानी इधर से उधर, इधर से इस विंडो से उस विंडो, इस जगह से उस जगह, फिर आखिरी में एनओसी नहीं दी जाती और वो चला जाता है, तो फिर थक के चला जाएगा। क्योंकि दुनिया इतनी बड़ी है, पूरी दुनिया में बिजनेस हो सकता है। अगर किसी के पास पैसा है तो वो कहीं भी बिजनेस करेगा, वो पाकिस्तान में क्यों आएगा? जब तक फॉरेन इन्वेस्टर को पाकिस्तान जिस तरह दुनिया में सहूलत दी जा रही है, इस तरह की सहूलत नहीं देंगे तो कोई इन्वेस्टर यहाँ नहीं आएगा। इकबाल साहब, क्या कहेंगे कि आने वाले दिनों में ऐसा देखा जा रहा है कि डॉलर और ज़्यादा महंगा होगा, और अगर ये डॉलर की कीमत और ज़्यादा बढ़ी तो हमारी मुल्क की मईशत और कितनी ज़्यादा तबाही की तरफ जाएगी? क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, ऊपर जाता रहेगा, क्योंकि आपको ऊपर पेमेंटें बहुत आ रही हैं, तो डॉलर तो आपका ऊपर जाता रहेगा। जब तक आप उसके लिए कुछ करेंगे नहीं, जब तक आपके पास फ़ॉरेन इन्वेस्टर नहीं आएगा, बाहर से इन्वेस्टर नहीं आएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो इदारे हमारे खसारे में चल रहे हैं, कितने इदारे, अरबों डॉलर का हम लोग खसारा कर रहे हैं, हमारे इतने इदारे हैं, उनको प्राइवेट क्यों नहीं किया जा रहा? जब तक उनको प्राइवेट नहीं किया जाएगा, बाहर से इन्वेस्टर को लाया नहीं जाएगा, उनको सहूलत नहीं दी जाएगी, पाकिस्तान का प्रॉब्लम सॉल्व होगा नहीं, डॉलर और ऊपर जाता रहेगा। अब ज़ियाउल-हक ने अमेरिका को क्यों आने दिया? रशियन जंग में हमको जाने की ज़रूरत नहीं थी मेरे हिसाब से। ना पाकिस्तान एफोर्ड कर सकता था, ना पाकिस्तान ने एफोर्ड कर ना सका। वो अपने मफाद के लिए अपनी एक सोच थी, जिसके उन्होंने रशियन जंग में, रसिया की और अफगानिस्तान की जंग में इन्वॉल्व हुए। हमको ज़रूरत ही नहीं थी, हम खामोशी से बैठते हैं। इसके बाद मुशर्रफ के दौर में दोबारा हम इन्वॉल्व हो गए उस जंग में, तो ये जो नुकसान हुआ, ये इकनॉमिकली जो तबाही हुई, मुझे लगता है उस दौर के जो फैसले थे वो गलत थे, नहीं होने चाहिए ऐसे फैसले। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब आपका, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया और हमारे नाजरीन को उन सवालात के भी जवाब दिए जो शायद उनके जहनों में कहीं ना कहीं मौजूद थे। देखिए, पहले तो मैं आपको सबको मुबारकबाद दूंगा कि आप ये अच्छा चैनल चला रहे हैं, और ख़ास करके पाकिस्तान में उन इशू पे बात कर रहे हैं जो हमारे मुल्क के बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, उसको हाईलाइट कर रहे हैं, तो ये एक नेकी का भी काम है। आप एक पाकिस्तानी हैं तो आप अपनी ड्यूटी भी अदा कर रहे हैं, और अल्लाह आपके चैनल को और तरक्की दे। क्योंकि मैंने देखा आप जिस इशू पे बात कर रहे हैं, जो बेसिकली प्रॉब्लम्स हैं हमारे मुल्क की, उस पे आप बात कर रहे हैं बिला खौफ। सबसे बड़ी बात है, बगैर खौफ के, जहाँ जिस मुल्क में कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी आके किसी को मार के चला जाए, फिर भी आप ऐसे इशू को हाईलाइट कर रहे हैं, तो आपकी बहादुरी को सलाम है, और अल्लाह आप सबको कामयाब करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा, जिसमें मईशत के हवाले से भी बात हुई, बिजली के हवाले से भी बात हुई, डॉलर की कीमतों के बारे में भी बात हुई। इकबाल साहब जिन जिन इलाकों में चैरिटीज़ करते हैं उनके इलाकों के बारे में भी आपने सुना। हेल्थ के हवाले से, आई के हवाले से जो इन्होंने कहा, मैं चाहूँगी कि देखने वाले नाजरीन उनसे फ़ायदा उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह मेरे प्रोग्राम को देखते रहिए, अपने ख्यालात का इजहार करते रहिए। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान कौसर को। अल्लाह निगहबान।